जरा इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखिए। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल नहीं है, बल्कि बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया है। किस एग्जामिनेशन में, फिर से ध्यान से सुनिएगा, एईडीओ एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पेशा के बारे में ये सवाल पूछा गया है। और आसान सवाल है क्या? कतई नहीं, आसान तो यह बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार से एक और सवाल है। कोई ऐसा नहीं था कि पेपर में एक आध सवाल इस प्रकार के आए हुए हों। ये भारत में पंचायतों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर भी 2-2, 3-3 स्टेटमेंट आपको दिखेंगे और उसी प्रकार का सवाल पूछा गया है। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एईडीओ एग्जामिनेशन में जो पॉलिटी के सवाल आए हैं और 71 बीपीएससी में जो सवाल आए हुए हैं उसके आधार पर 72 बीपीएससी के लिए पॉलिटी, जिसे तथाकथित कुछ हद तक कई सारे लोग नॉर्मल मानते हैं, आसान मानते हैं, उसके सवालों को देखेंगे किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। क्योंकि साइंस में लोगों को पहले से ही होता है कि कठिन सवाल आ सकते हैं। एक बार को हिस्ट्री में भी होता है, लेकिन पॉलिटी को लेकर के लोग सिक्योर होते हैं कि हम वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स उठा ले जाएंगे। लेकिन एईडीओ में ऐसा नहीं हुआ। एईडीओ के पेपर में कुछ बहुत आसान सवाल भी थे पॉलिटी के, लेकिन अधिकांश सवाल जो थे वो मॉडरेट से टफ़ के बीच में थे। मॉडरेट से टफ़ के बीच में, ख़ास तौर से पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें या पेपर 3 के, तो ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। इस प्रकार के सवाल भी पूछे गए हैं। तो एक एक करके सवालों को देखेंगे ज़रा ध्यान से। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे और उसके बाद से किताब एंड प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए और ट्रेंड में क्या बदला है एईडीओ और 71 को लेकर के, इसको लेकर के भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो जो बीपीएससी की खासियत है कि वो इस प्रकार के डायरेक्ट वन लाइनर कठिन प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, फैक्चुअल आधारित। जो कभी कभी फैक्ट बहुत आसान होते हैं, जैसे ये बहुत ही आसान सवाल है। फंडामेंटल राइट्स में सभी लोग इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं कि कौन सा आर्टिकल होगा। वहीं पर कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो रैंडम तरीके से आपसे थोड़ा सा कठिन बना करके पूछ लिया जाता है। संविधान कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है भाई, कि डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार से आर्टिकल बाय आर्टिकल याद नहीं करते। हालांकि यह सवाल जो है यह पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया है। ये पेशा अधिनियम से सवाल है। क्या पेशा अधिनियम से यूपीएससी में सवाल आए हैं? बिल्कुल आए हैं। यूपीएससी में आया है, बीपीएससी और अलग पीसीएस में कभी भी नहीं पूछा गया है। तो पेशा अधिनियम के बारे में क्यों पूछा गया? क्योंकि कुछ दिन पहले ही हसदेव फॉरेस्ट और इत्यादि जो फॉरेस्ट एरिया हैं वो चर्चा में थे, तो पेशा अधिनियम उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए कई बार ये पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर में भी चर्चा में था। अब करंट के कारण पूछा है या स्टैटिक के कारण से पूछा, लेकिन पूछा गया है। पेशा अधिनियम आपको पंचायती राज वाले चैप्टर जो है एम लक्ष्मीकांत, उसमें आपको मिल जाता है, सुस्पष्ट लिखा हुआ मिल जाता है। भारत में पंचायतों के बारे में पहले जो बीपीएससी का ट्रेंड था, भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, जिससे वीडियो ख़त्म हो तो ऊपर ऊपर हवाई बातें नहीं, कुछ सीख करके जाएं और उसको अप्लाई भी करें पढ़ने के दौरान। नहीं तो केवल सीख करके चले गए, अप्लाई नहीं किया, या वीडियो इस कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। इसलिए देखिए, फिर सोर्स बता दूंगा आपको, फिर प्रैक्टिस के लिए सेट बता दूंगा। मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अंततः आपको अच्छा परिणाम मिले, बस इसी उद्देश्य से मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखिए, पंचायतों के बारे में पहले जो सवाल पूछे जाते थे वन लाइनर प्रकार के, कि पंचायतों से जुड़े हुए आर्टिकल पूछ लिए, पंचायतों से जुड़े हुए कार्य पूछ लिए। बीपीएससी ने जो पंचायतों से सबसे टफ क्वेश्चन पूछा वो भी यही पूछा था कि निम्न में से बिहार के पंचायतों को किन किन मुद्दों पर कानून बनाने की या फैसले लेने की छूट दी गई है भारत राज्य सरकार के द्वारा। यही सवाल सबसे कठिन सवाल पूछा गया है बीपीएससी में। तो अभी तक पंचायतों से 68वीं बीपीएससी में है एक। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, 3-3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आसान है या कठिन, इस पर नहीं जा रहे हम लोग। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर एईडीओ एक स्तर था तो 71, 72 उससे अपर स्तर हो सकता है, और यहाँ पर इससे कठिन सवाल आ सकते हैं। इसी प्रकार से एक और सवाल है, ये देखिए क्या है। ये विशुद्ध आर्टिकल दिया हुआ है, किससे जुड़ा हुआ? तो मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। यह मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो सभी को पता है, स्वर्ण सिंह समिति पढ़ते हैं सब लोग, सारे ड्यूटीज़ भी पढ़ते हैं, लेकिन
इस प्रकार से उसको सीक्वेंस में याद नहीं किया जाता है, जो उससे सबसे कठिन सवाल बनता। तो सबसे कठिन सवाल उससे पूछ लिया गया अभी तक कि कौन कौन से मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है। यही सबसे टफ सवाल था इस चैप्टर से और वो आपसे पूछ लिया गया है। तो इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे। चैप्टर बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट में उसे करवा दूंगा मैं। यह रिट के बारे में सवाल पूछा गया है, स्टेटमेंट वाला सवाल है। इससे पहले तो बस यही पूछा जाता था कि संविधान की आत्मा, लीवर, लंग किसे कहा जाता है, इत्यादि इत्यादि। रिट से बहुत आसान सवाल आते थे, लेकिन अब कठिन सवाल आए हैं। एईडीओ के एक और पेपर ने पूछा है उत्प्रेषण रिट के बारे में, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है इसमें, ये पॉलिटी का ही सवाल है और यकीन मानिए इस प्रकार के सवाल का ट्रेंड जो है ना, ये प्योर यूपीएससी ट्रेंड है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यूपीएससी में जो पॉलिटी के सवाल आते हैं वो भी वहाँ पर भी आसान होते तुलनात्मक रूप से, लेकिन ये सवाल काफ़ी कठिन सवाल। भले आपको आता हो, लेकिन फैक्चुअली एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज होंगे आप इस सवाल में। क्या पूछा गया, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का रूप में मान्यता कब दिया जाता है, यानी कि जो स्टेट आधारित पॉलिटिकल पार्टी हैं या रीजनल पार्टी हैं उनको नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाता है कि भाई 3-4 क्राइटेरिया बनाए गए हैं, इतना % वोट हो, इतने राज्यों में मिला हो, इस प्रकार से चीज़ें बनाई गई हैं। तो यहाँ से 4 स्टेटमेंट वाला सवाल पूछा गया। हालांकि एलिमिनेट हो रहा था ये और आसानी से इसका आंसर निकल सकता था अगर आपको पता है। नहीं पता है तो आप गलत करके आ जाएंगे। नीचे दिए प्रश्नों का सही कालक्रम क्या है, नीचे के कूट दिए गए हैं, इनको लगाना है आपको। कौन सी समिति जो है किस समय बनी थी, ये आपसे पूछा गया है। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस पेपर का, क्योंकि इस प्रकार से समितियों को तो पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म से जुड़े हुए जो समितियां हैं उनको क्रम में लगा करके कम ही पढ़ा जाता है। जैसे पढ़ लिया तो केंद्र राज्य से जुड़ा हुआ समिति पढ़ ली, पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, है ना, पंचायतों से जुड़े हुए समितियां पढ़ ली, लेकिन इस प्रकार से चुनाव से जुड़े हुए सुधार समितियां कम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वहीं से आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, बिहार में भी इलेक्शन हुआ था, उसके कारण से भी चर्चा में था इलेक्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, संविधान और भारत के राज्यों का संघ, अर्थात संविधान का बेसिक जो फैक्ट्स है वहाँ से सवाल आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे आपको भरा भर के दिखेगा स्टेटमेंट वाले सवाल, स्टेटमेंट वाले सवाल दिखेंगे, मैच करने वाला सवाल आपको दिखता है और 4-4 स्टेटमेंट वाले सवाल आपको सारे ही जगहों पर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए। मैक्सिमम सवाल जो इस बार पूछे गए हैं ना, मैक्सिमम सवाल जो पूछे गए हैं, पेपर 2 का भी मैंने दिखा दिया, पेपर 3 का भी देखिए, तीसरे दिन का भी पेपर देखेंगे तो कथन, कारण और स्टेटमेंट वाले सवाल आपको भरे हुए मिलेंगे। का तीसरे दिन में तो एक और ख़ासियत थी कि आज़ादी के बाद का जो पॉलिटिकल हमारा रिफॉर्म है, पॉलिटिकल मूवमेंट कहें, रिफॉर्म कहें, सुधार करें, या पॉलिटिकल तंत्र जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस में जो कुछ घटनाएं हुई है इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सवाल थर्ड डे में पूछा गया था। आते हैं, अब समझते हैं कि क्रक्स क्या है इन सभी का। क्रक्स एक चीज़ ये है कि जो अभी तक का पॉलिटी का ट्रेंड था बिफोर 70 बीपीएससी, क्योंकि 71 बीपीएससी में भी सवाल अच्छे लेवल के आए हुए थे, लेकिन 2026 में जिस प्रकार की बीपीएससी ने पेपर सेट किए एईडीओ का, उस हिसाब से मैं आपको ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि पॉलिटी के सवाल पहले जैसे आने की संभावना कम हो गई है। क्या बहुत कठिन सवाल आएंगे? नहीं, ये बहुत सारे इसमें से ऐसे भी सवाल हैं जो देखने में बड़े हैं, स्टेटमेंट वाले या कथन कारण वाले, लेकिन अगर आपको पॉलिटी का बेसिक्स क्लियर है और आप उन्हें पढ़ते हैं तो हल हो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि एलिमिनेशन भी इसमें लग रहा था, क्योंकि बीपीएससी ने ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम सवालों में ही हो रहा है। रेशियो का था, रेशियो अभी भी 10 सवालों में से 4 सवाल वन लाइनर है, लेकिन 5 से 6 सवाल जो है अब वो स्टेटमेंट वाले पॉलिटी में पूछे गए हैं, डे 1 एंड डे 2 में। डे 3 में क्या हुआ कि 7 सवाल वन लाइनर है, लेकिन 3 ही सवाल स्टेटमेंट वाले पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं। पहले पॉलिटी में इस प्रकार का ट्रेंड नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आसान और टफ लेवल का देखेंगे बेसिक से लेकर के, तो वन लाइनर जो है वो आसान नहीं है और स्टेटमेंट वाले टफ नहीं है। ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। कई सारे वन लाइनर भी हैं जो काफ़ी कठिन सवाल आए हैं,
कई सारे स्टेटमेंट वाले सवाल भी हैं जो पढ़ने में तो देखने में तो बड़ा है, लेकिन जब उसे आप हल करते हैं तो आसानी से हल हो रहा है। ये क्या है इसमें, ये इसमें ट्रेंड है। सबसे बड़ी चीज़ कि अब क्या किया जाए पहले की तुलना में। अब पहले आप क्या करते थे पॉलिटी के लिए, ऊपर ऊपर फैक्ट्स को पढ़ा और PYQ BPSC के लगा लिए, ज़्यादा से ज़्यादा UPSC के PYQ लगा लिए और चले गए। लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर फैक्ट्स पढ़ने से काम नहीं होगा। जैसे मूल कर्तव्य आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन आर्टिकल वाइज आपने उसे याद नहीं किया होगा। मैंने प्रैक्टिस के दौरान अचीवर ग्रुप में करवाया है, तो इसीलिए अचीवर ग्रुप में भी मैं जोर देता हूँ कि भाई थोड़ा सा डीप जा कर के पढ़ो। साइंस थोड़ा सा ज़्यादा ही डीप हो गया। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं अचीवर ग्रुप से। अभी हम लोगों ने उसमें साइंस कंप्लीट किया, पहले के भी सारे सेट अवेलेबल हैं। मैं आपको ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए स्पेशल स्टेटस जिसे कहा जाता है राज्यों को, 371 क ख ग घ आपने पढ़ा होगा। नागालैंड, मिजोरम, अलग अलग राज्यों के लिए जो स्पेशल स्टेटस है, इसे पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन हम उसे आर्टिकल वाइज याद नहीं करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक, मूल कर्तव्य जैसे छोटे टॉपिक से इतना कठिन सवाल बन सकता है, पंचायती राज में पेशा अधिनियम से सवाल बन सकता है, और राजनीतिक दल में किसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाए ये सवाल बन सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स, DPSP से भी और भी डीप में जाकर के सवाल बनाए जा सकते हैं। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा था। अर्थात जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलिटी के लिए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको ऐसा गलती मत कीजिएगा कि ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गए। नहीं, जैसे DPSP ही है तो क्या क्या इसे पढ़ते हैं कि क्या है, आर्टिकल क्या है, किससे जुड़ा हुआ। अगर आर्टिकल नहीं भी याद होते कि लंबसम वाला याद होना चाहिए कि अप्रॉक्स लगभग में ये आर्टिकल है। दूसरा, इससे जुड़े हुए कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बड़े फैसले हैं क्या, कब कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, कब कब इम्प्लीमेंट किया गया DPSP को। DPSP में कितनी विचारधाराएं हैं, गांधीवादी है, लिबरल है, दक्षिणपंथी हैं, ये विचारधाराएं कितनी हैं जिसके आधार पर DPSP को बांटा जा सकता है। ये मैंने एक चैप्टर का बताया है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से संसद है, तो संसद का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, संसद के कार्य क्या हैं, संसद में प्रस्ताव पारित कैसे किया जाता है, कितने स्टेप में, वो स्टेप भी AEDO एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक प्रस्ताव आएगा, बजट के बारे में सवाल है कि सदन में बजट आती है जब, तो बजट आने के बाद पहला स्टेप क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, ये भी पूछा गया है। ओके, संविधान संशोधन है तो सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है क्या, लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, सेकेंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है। यानी कि जो भी टॉपिक थे उन्हें अब ऊपर ऊपर पढ़ने की जगह पर थोड़ा सा डिटेल अध्ययन आपको करना पड़ेगा। ये पहली सीख हो गई इससे, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा जहाँ पर स्टेप पूछे गए हैं भाइयों बहनों, कि अगर कोई बजट आता है या इत्यादि चीज़ें सदन में आती हैं तो उनका क्या क्या वो होगा। जैसे देखिए सदन के समितियों के बारे में ही पूछा गया है, वो सवाल अभी मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं दिखा देता आपको, कि अगर कोई संविधान संशोधन, जैसे ये देखिए 98 संविधान संशोधन के बारे में तीन बड़े बड़े स्टेटमेंट दे करके पूछे गए हैं। 98 संविधान संशोधन तो बहुत सारे बच्चों ने सुना भी नहीं होगा, है ना। तो मैं आपको यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जो रटे रटाए घिसे पीटे फैक्ट्स हैं उसी को सर्वश्रेष्ठ मान करके आगे नहीं बढ़ना है। जैसे 42 और 44 संविधान संशोधन ही है, मैंने लिखवाया है कई बार, प्रैक्टिस भी करवाया है, लेकिन उससे जुड़े हुए स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर को डीप में पढ़ना है, भले वो संविधान संशोधन हो, DPSP हो, नागरिकता हो, SIR हो, SIR पॉलिटिकल प्रोसेस है, SIR हो, संसद हो, हमारी संसद में रिफॉर्म इत्यादि जो भी हो, लोकसभा अपोजिशन लीडर हो, या फिर स्पीकर महोदय हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या फिर कैग हो, या फिर आपका विधानसभा हो, राज्यपाल चर्चा में रहते हैं, पंचायत हो, इन सभी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, हर प्रावधान से एक बार गुजरना है। ये हो गई पहली और सबसे बड़ी सीख, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
जो वन लाइनर फैक्ट है क्या उसे छोड़ना है? बिल्कुल भी नहीं, उसका अध्ययन तो करना है। जैसे ही आप डीप में पढ़ते हैं तो वन लाइनर आपका वैसे भी तैयार हो जाता है। वैसे भी कभी भी जीवन वन लाइनर को हल्के मत लेना। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट वालों से ज़्यादा कठिन होता है वन लाइनर को सॉल्व करना। ठीक है बंधुओं, अब चलते हैं, ज़रा दिखा देता हूँ कि कौन सी एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है आपके लिए पढ़ना, कौन सा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये है 12th की एनसीईआरटी, स्वतंत्र भारत की राजनीति। 12th पॉलिटिकल एनसीईआरटी, पॉलिटिकल साइंस की किताब में आती है 12th स्वतंत्र भारत की राजनीति। एक आता है स्वतंत्र विश्व की राजनीति और एक है स्वतंत्र भारत की राजनीति। तो स्वतंत्र विश्व और स्वतंत्र भारत दोनों ही पढ़नी चाहिए, लेकिन पॉलिटी के लिए आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति जो है 12th की, इससे ज़रूर गो थ्रू होना चाहिए, मस्ट। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो यहाँ से बन रहे हैं आपके पीटी एग्जामिनेशन में। बहुत सारे रिफॉर्म हैं, बहुत सारी कमेटियों के नाम हैं जो एनसीईआरटी जोड़ करके पूछे गए हैं। और अगर आपने इसे पढ़ा है तो फिर मत पढ़िएगा। अगर आपने पहले कभी भी इसको पढ़ा है, वैसे पढ़ने में कितना देर लगेगा? मुश्किल से 5 से 6 घंटे पूरा पढ़ जाएंगे, पूरा पढ़ जाएंगे 5 से 6 घंटे। अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन पूरा ख़त्म कर देंगे आप, है ना। और वाकई कर सकते, कोई ज़्यादा पेज भी नहीं होते हैं और ज़्यादा कठिन भी नहीं होता। आप फोटो ज़्यादा हैं, एक ही टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा विस्तार खींचा है तो एक लाल पेन लेकर के बैठिए, अंडरलाइन करते हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को घेरिए और अंत तक पढ़ सकते हैं। 1 दिन वाकई पढ़ सकते हैं, भले आप पहली बार ही क्यों नहीं पढ़ रहे हों। इसे ज़रूर गो थ्रू हों। ख़ास तौर से पॉलिटिकल जो रिफॉर्म हुए हैं, जैसे चुनाव संबंधी रिफॉर्म है या फिर दल बदल है, तो उसके पीछे के कारण क्या थे, या फिर बहुत बड़े संविधान में हमारे दिक्कतें हैं क्या, जिसके कारण से बार बार हमारे यहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट बन रहा था, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो उसके बाद से लोगों के मन हुआ कि संविधान में ही कुछ खराब है क्या, तो संविधान की जांच पड़ताल के लिए एक समिति बनाया गया था और उसी समिति के बारे में आपसे एईडीओ एग्जामिनेशन के पीटी में पूछा गया, अभी पूछा गया है ना। देखिए, मैं दिखाई देता हूँ वो सवाल, अगर दिख जाए तो। ये देखिए, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनरावलोकन करने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह। ये इसी कारण से बनाया गया था कि भाई संविधान में ही कुछ गलती है क्या, आगे बार बार गठबंधन की सरकारें बन रही हैं। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको एनसीईआरटी में ही मिलता है। ये आपको एम लक्ष्मीकांत या किसी और किताब में बामुश्किल मिल जाए। तो एक किताब ये ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है तो बेस्ट है, इसका अध्ययन करें बार बार जितनी बार कर सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी तो एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। इन सब के लिंक मैं दे दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरे किताब नहीं है, ये अलग अलग पब्लिकेशंस के हैं ये। इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ें। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो इसी को बार बार रिपीट करें, और अगर कभी नहीं पढ़ा, फर्स्ट बार पढ़ने वाले अगर व्यक्ति हैं तो आप इसको पढ़ें, क्योंकि यह क्विक रिवीजन देता है। एम लक्ष्मीकांत डिटेल है, मेंस पीटी दोनों के लिए किताब है, जबकि ये केवल पीटी में ही आपकी मदद कर सकता है। तो इसका आप अध्ययन कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आते हैं ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। सबसे मुख्य चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है प्रैक्टिस। तो PYQ का प्रैक्टिस तो करना ही है, BPSC PYQ प्लस UPSC PYQ जो आप कर रहे थे। तो इस किताब में ना UPSC PYQ, NDA, CDS, जितने भी एग्ज़ाम हुए, IAS, PCS, CDS, NDA, CAPF, UGC नेट, सभी के सवाल एक ही जगह आपको मिल जाते थे। ये बुक प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट रहेगा अब का जो BPSC का सिलेबस है उसके अनुसार। अब केवल घटना चक्र और लूसेंट से काम नहीं चलेगा भाइयों बहनों, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केवल घटना चक्र और लूसेंट पर बैठ करके मत रहिएगा, ख़ास तौर से पॉलिटी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए, है ना। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके लिए आपको डिटेल में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कठिन सवाल के प्रैक्टिस करने पड़ सकते हैं, आसान आ जाए तो कोई बात नहीं, कठिन और आसान दोनों का प्रैक्टिस आपको एक जगह इसमें मिल जाता है। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कुछ जो मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संविधान निर्माण का जो प्रोसेस है भाइयों बहनों, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 1773 से 1935 तक के एक्ट हैं, संविधान सभा है, संविधान सभा के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं।
फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से जुड़े हुए सवाल आते हैं बंधुओं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो इसका मूल क्षेत्राधिकार और हाई कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार ही बस अलग है, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट है और कुछ भी अलग नहीं है। हाई कोर्ट को रीट इत्यादि के संबंध में शक्तियाँ थोड़ी सी ज़्यादा मिली हुई हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक बार पढ़ लेंगे सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ते समय जज इत्यादि के बारे में भी पढ़ें कि किस जज को कहाँ से वेतन पेंशन मिलता है, संचित निधि से मिलता है या फिर भारत सरकार के किसी और फंड से मिलता है, रिटायरमेंट से पहले कैसे मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट कैसे मिलता है, पेंशन तो आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है ना, तो कैसे मिलता है, किस फंड से मिलता है, इस बारीकी पर भी ध्यान दें। और इस बार तो न्यायपालिका से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सीजेआई हैं उन्होंने कहा बेरोज़गार युवा कॉकरोच के समान होते हैं। आप बचपन से अच्छी स्कूलिंग मत दो, अच्छे कॉलेज मत दो, अच्छी डिग्रियां मत दो, स्किल मत दो, पेपर हो तो पेपर लीक हो जाए, उसके बाद मुंह उठा करके कॉकरोच बोल दो, है ना, क्योंकि घर बैठे बैठे सारा नौकरी मिल जाता है। सीजेआई भी बन गए, वंशानुगत हो गया इन लोगों का, इसीलिए बेरोज़गार युवा उनको कॉकरोच दिखते हैं। खैर ये मेंटालिटी होती, सोचिए इस प्रकार का आदमी अपने देश में सबसे बड़े न्यायिक कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो देश के एक बहुत बड़े वर्ग को कॉकरोच मानता है, यानी कि इंसान भी नहीं मानता। तो इंसान बनिए, बेरोज़गार हैं तो रोज़गार ले लीजिए सीजेआई महोदय के हिसाब से। हालांकि एक एजुकेशन नहीं मांगेंगे और न्यायपालिका के बुराई अगर आप कर देंगे या एनसीईआरटी में लिख देंगे तो उस टीचर तक को बैन कर दिया गया, उस प्रोफेसर को बैन कर दिया गया जो दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिफाइड प्रोफेसर था। उसको भी आईआईएम के प्रोफेसर महोदय थे जिन्होंने लिखा था। खैर चलिए यहाँ पर आ जाइए, दूरदीन देश का लिखा हुआ है। राज्य और केंद्र जो हैं, संसद जो है, विधानसभा जो है, इनको आपको पढ़ना है। दोनों सेम है, हर चीज़ ही सेम है, कुछ कुछ डिफरेंस है। तो अगर आप संसद पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट आप विधानसभा भी कंप्लीट कर ले जाएंगे। संस्थाएं हैं बंधुओं, जैसे यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, कैग इत्यादि जो हो गया, उसको आप पढ़ते हैं। फिर पंचायत के बारे में पढ़ना होता है, करेंट अफेयर को आपको पढ़ना पड़ता है, जो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। फिर आप पढ़ते हैं किसके बारे में, तो समितियाँ जो हैं, प्राक्कलन समिति, अलग अलग समितियाँ जो हैं, लोकलेखा समिति, इसके बारे में यहीं से सवाल आते हैं। ये 7 चैप्टर ही है जिससे सवाल आते हैं। 7 क्या है, ये तो पूरा पॉलिटी ही है, नहीं 7 चैप्टर हैं जिस पर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। इसके अलावा पीवाईक्यू जब आप करेंगे तो वहाँ पर चुनाव सुधार, 1951 का प्रतिनिधि अधिनियम है, इसके अलावा नेशनल पार्टी, राज्य पार्टी, ये सब जो हैं, ये सब एक ही चैप्टर में आपको मिल जाता है और पीवाईक्यू में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस करने के लिए किताबें बता दी है आपको, पैटर्न भी समझा दिया और एग्ज़ाम से 2 महीना पहले आपको समझा दिया है ये चीज़ें। तो अब कृपया विशेष ध्यान दें इन चीज़ों पर। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।